आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। वाराणसी की संकरी गलियों में, जहां गंगा की धारा धीमी गति से बहती है, एक कुख्यात तांत्रिक वीरेंद्र नाथ रहता था। वो अपनी अलौकिक शक्तियों और मंत्रों के लिए जाना जाता था, लेकिन साथ ही अंधेरे जगत से किए गए सौदों के लिए भी वो बदनाम था। वीरेंद्र के आलीशान हवेली में डर का साया रहता था। कहा जाता था कि हवेली की दीवारों में चीखें कैद थे और फर्श पर काला जादू के प्रयोग के अवशेष बिखरे पड़े रहते थे। वीरेंद्र को एक शिष्य की तलाश थी, जो न सिर्फ होनहार हो बल्कि अंधेरे रास्तों पर चलने से डरे भी ना। वर्षों तक उन्हें कोई योग्य शिष्य नहीं मिला, लेकिन फिर एक रात उनकी तलाश खत्म हो गई। गिरीश, एक गरीब किसान का बेटा, अपने माता पिता के अकाल मौत के बाद दर दर भटक रहा था। वो भूखा प्यासा और गुस्से से भरा हुआ था। किस्मत से या फिर दुर्भाग्य से उसे वीरेंद्र की हवेली का पता चल गया। उसे लगा कि तांत्रिक शायद उसकी तकदीर बदल सकता है, उसे वो ताकत दे सकता है जिसकी उसे ज़रूरत थी। गिरीश हवेली के भव्य द्वार पर पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद एक भयानक हंसी गूंजी और दरवाज़ा खुल गया। गिरीश ने अंदर झांका। एक लंबा दुबला आदमी खड़ा था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये वीरेंद्र था। क्या तुम वही हो जो मेरा शिष्य बनना चाहता है? वीरेंद्र ने गर्जना की आवाज़ में पूछा। गिरीश ने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ गुरुजी, मुझे ताकत चाहिए, बदला चाहिए। वीरेंद्र ने एक खौफनाक मुस्कान बिखेरी। बहुत अच्छा, लेकिन शक्ति का रास्ता आसान नहीं है। इस रास्ते पर जाने के लिए बहुत सी चीज़ें छोड़नी पड़ती है। क्या तुम तैयार हो? गिरीश ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। वो नहीं जानता था कि उसने अभी अभी अपनी आत्मा के साथ एक भयानक सौदा किया है। वीरेंद्र ने उसे अंदर बुलाया और शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। गिरीश तांत्रिक विधा की गहरी खाई में उतर चुका था। अब उसे ये पता करना था कि इस रास्ते का अंत कहाँ होगा। मगर वीरेंद्र जानता था कि वो किस कुएं में उतर चुका है। वीरेंद्र की हवेली में रहना गिरीश के लिए एक परीक्षा से कम नहीं थे। वो कठोर, बहुत ही शासन वाला आदमी था। वीरेंद्र ने उसे जड़ी बूटियों को पहचानना, मंत्रों का उच्चारण करना और अलौकिक शक्तियों को जगाना सिखाया। धीरे धीरे गिरीश में बदलाव आने लगा। वो एक कमज़ोर किसान के बेटे से एक तांत्रिक विधा में निपुण युवक बन चुका था, लेकिन इस ताकत की एक भयानक कीमत थी। गिरीश को रातों रात कब्रिस्तान में जाना पड़ता था, वहाँ पूजा पाठ करना पड़ता था और कभी कभी तो जानवरों की बलि भी देने पड़ते थे। वो जितना गहरा तांत्रिक विधा में उतरता गया, उतना ही उसका दिल अंधेरे की तरफ खींचता चला गया। एक रात हवेली के तहखाने में वीरेंद्र एक जटिल अनुष्ठान कर रहे थे। वो एक आत्मा को बंधन में लाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे वो सबसे ताकतवर शिष्य बनाने के लिए इस्तेमाल में करना चाहते थे। गिरीश को एहसास हुआ कि यह अनुष्ठान बहुत ही खतरनाक है। अनुष्ठान के दौरान कुछ गलत हुआ। वीरेंद्र के नियंत्रण से ये सब बाहर हुआ और आत्मा उनके ऊपर ही हावी हो गई। वो चीखते हुए ज़मीन पर गिर पड़े। गिरीश सहम गया। वो नहीं जानता था कि क्या करे। तभी आत्मा ने गिरीश की तरफ देखा। उसकी आवाज़ गहरी और खौफनाक थी। मुझे मुक्त करो,
उसने कहा, और मैं तुम्हें वो ताकत दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। गिरीश असमंजस में था। वो वीरेंद्र को बचाना चाहता था, लेकिन आत्मा का प्रलोभन भी बहुत ही लुभावना था। आखिरकार उसने फैसला किया। वीरेंद्र को बचाने के बजाय उसने मंत्रों का उच्चारण किया और आत्मा को और भी मजबूत बना दिया। उसे लगा कि अगर वो आत्मा को अपना दोस्त बना ले तो वो अपना बदला ले सकता है। इस फैसले के साथ गिरीश ने अपने गुरु के साथ ही साथ अपनी आत्मा को भी धोखा दे दिया। अब वो एक शक्तिशाली तांत्रिक बन चुका था, लेकिन उसके दिल में सिर्फ बदले की आग जल रहे थे। कुछ दिनों बाद वीरेंद्र नाथ कोमा से बाहर आए, लेकिन वो पहले जैसे नहीं थे। आत्मा ने उन्हें कमजोर बना दिया था। गिरीश ने अब वीरेंद्र को आसानी से नियंत्रण कर सकता था। गिरीश ने वीरेंद्र की शक्तियों का इस्तेमाल कर अपने दुश्मनों को खत्म करना शुरू कर दिया। वो गांव का आतंक बन गया। लोगों को पता नहीं चल रहा था कि उनके पीछे कौन है, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। जैसे ही गिरीश की ताकत बढ़ी, वैसे ही उस आत्मा का प्रभाव भी बढ़ता गया। धीरे धीरे गिरीश को एहसास हुआ कि वो आत्मा का गुलाम बन चुका है। अब वो गिरफ्त में था। वो उस ताकत को खोना नहीं चाहता था, लेकिन वो ये गुलामी भी सहन नहीं कर सकता था। वो फंस गया था शक्ति और अंधेरे के जाल में। उसे अब एहसास हो रहा था कि शायद उसने एक बड़ी गलती कर दी है। गिरीश फंसा हुआ था, ताकत के जाल में जकड़ा हुआ और एक क्रूर आत्मा का गुलाम बन चुका था। रातें उसे सताती थी। भयानक सपने आते थे जिनमें वीरेंद्र की कमजोर आवाजें गूंजती थी और आत्मा की खौफनाक हंसी गूंजा करती थी। गांव में अजीब घटनाएं घट रहे थे। अचानक बीमारियां फैल रहे थे, फसलें बर्बाद हो रहे थे और बेवजह मौतें हो रहे थे। गांव वालों को शक होने लगा कि कोई तांत्रिक अशुभ शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है। कुछ बड़े लोगों ने गांव के बाहर जंगल में रहने वाले एक संत के बारे में बताया। वो मानते थे कि संत के पास बुरी शक्तियों को दूर भगाने की शक्ति है। गिरीश को लगा कि शायद संत ही उसे इस जाल से निकालने में मदद कर सकता है। हालांकि वो जानता था कि संत के पास जाने का मतलब वीरेंद्र और उस आत्मा को धोखा देना होगा। एक अंधेरी रात गिरीश ने वीरेंद्र को गहरी नींद में सुला दिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा और खतरनाक था, लेकिन गिरीश के पास और कोई चारा नहीं था। आखिरकार वो जंगल के बीचों बीच स्थित एक छोटी सी कुटिया में पहुंच गया। कुटिया के बाहर एक बूढ़ा संत शांत भाव में बैठा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। गिरीश घबराते हुए उसके सामने खड़ा हो गया और उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। संत ने ध्यान से सुना और फिर कहा, तूने एक भयानक रास्ता चुना है बेटा, लेकिन अभी भी उम्मीद है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इस रास्ते में बहुत सारी चुनौतियाँ होंगी। गिरीश ने सिर हिलाया, मदद के लिए आतुर। संत ने उसे बताया कि आत्मा को वश में करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, जिसके लिए दुर्लभ जड़ी बूटियों और मंत्रों की आवश्यकता होगी। अगले कुछ दिन जंगल में गिरीश के लिए कठिन परीक्षा बन गए। संत ने उसे सब कुछ समझा दिया। उसे शुद्ध मन और मजबूत इच्छा शक्ति विकसित करने के लिए कहा। धीरे धीरे गिरीश में आत्मविश्वास लौटने लगा। आखिरकार अनुष्ठान का दिन आ गया। संत के मार्गदर्शन में गिरीश ने जटिल मंत्रों का उच्चारण किया और जड़ी बूटियों को आग में डाला।
जिसके बाद संत ने गिरीश की ओर देखा और फिर कहा, देखो, हमसे जो हो सकता था हमने किया, मगर अब उस आत्मा को एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो शायद हम नहीं कर पाएंगे। तो इस पर गिरीश ने पूछा कि कैसी कैसी चीज़ बाबा? तो इस पर संत ने कहा, हमें एक इंसान की बलि देनी होगी। ये सुनकर गिरीश थोड़ा घबरा गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। जिसके बाद संत ने कहा, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो यह आत्मा, जो कि बहुत ही शक्तिशाली है, वो पूरे गांव को ख़त्म कर देगी। मासूम बच्चे, औरतें, सब लोग मारे जाएंगे। एक इंसान की बलि या फिर पूरे गांव की बलि। गिरीश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मगर एक बलि ज़रूरी थे। जिसके बाद संत ने कहा, क्या तुम इस अनुष्ठान को पूरा कर पाओगे? तो इस पर गिरीश ने कहा, नहीं, मगर आपके बगैर कैसे? तो इस पर संत ने कहा, ये चाकू उठाओ और मेरे सीने में उतार दो। ये सुनकर गिरीश घबरा गया, मगर संत ने बोलना जारी रखा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, कभी भी मैं मारा ही जाऊँगा। अगर मैं आज मरा इस बलि के लिए तो मैं पूरे गांव को बचा सकता हूँ। गिरीश ने वो चाकू उठाया। गिरीश जानता था कि उसे क्या करना है। उसने वो चाकू उठाया और संत के इशारे पर उसने वो चाकू उल्टा करके अपने ही सीने में उतार लिया। गिरीश वहीं गिर पड़ा। संत ने उसे सहारा देकर अपने गोद में सुलाया। तो फिर गिरीश ने मरते मरते कहा, बाबा, ये सब मेरी ही गलती है, इसलिए मरना भी मुझे ही चाहिए। बस मेरी यही इच्छा है। इतना कहकर गिरीश उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। उसके मरते ही वहाँ पर जैसे तूफान सा आ गया। हवाएं चलने लगी, पेड़ पौधे हिलने लगे और फिर एकदम से सब कुछ जैसे शांत हो गया। वो खतरनाक आत्मा वो जा चुकी थी। वीरेंद्र नाथ भी अब सही हो चुका था, मगर गिरीश वो मारा जा चुका था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। ट्रेन बहुत ही धीमी रफ्तार से पटरियों पर आगे बढ़े जा रही थी। ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा मैं बड़ा ही उत्सुक होकर बस किसी तरह अपने गांव पहुंचना चाहता था। मैं आज काफ़ी सालों के बाद अपने गांव जा रहा हूं। काम के इस दबाव में मुझे कभी गांव जाने का मौका ही नहीं मिला, तो इसलिए इस बार जब छुट्टी मिली तो मैंने तय कर लिया कि गांव ही जाऊंगा। और इसके लिए मैंने यही ट्रेन को चुना, क्योंकि ये ट्रेन काफ़ी सुविधाजनक थी। आज मैं ऑफिस का काम ख़त्म करके ही ट्रेन में चढ़ा, मगर हाँ, गांव पहुंचते पहुंचते देर रात हो जाएगी, जो कि मेरे लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि रात का मुझे कोई डर नहीं है। खैर, ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़े जा रही थी। मैंने अपनी हाथ घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 11:30 बजे का। बस मुझे एक ही बात की चिंता थी कि जब मैं गांव के स्टेशन पर उतरूंगा तो क्या मुझे कोई सवारी मिलेगी भी जो मुझे अपने घर तक छोड़ पाए, या फिर मुझे पैदल ही आगे जाना पड़ेगा। अगर पैदल आगे जाना पड़ा तब तो बहुत ही चलना पड़ेगा। ऊपर से मैं काफ़ी थका हुआ भी था। खैर, भगवान से मैं बस यही दुआ कर रहा था कि कोई सवारी मिल जाए वहाँ। खैर, धीरे धीरे रेंगती हुई ट्रेन मेरे गांव के स्टेशन पर उतरी। मैं उस ट्रेन से उस स्टेशन पर उतरने वाला इकलौता शख्स था। मेरे उतरते ही
कुछ 1 मिनट के अंदर ही ट्रेन आगे बढ़ गई और छुकछुकाती हुई वापस वहाँ से आगे निकल गई। मैंने स्टेशन पर खड़े होकर एक नज़र चारों तरफ घुमाई। पूरा का पूरा स्टेशन एकदम वीरान, मेरे अलावा एक परिंदा तलक भी स्टेशन पर नहीं था। मैंने मन ही मन कहा, इतने सालों में गांव में कुछ भी नहीं बदला यार, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। स्टेशन भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, खाली और सुनसान। जिसके बाद मैंने अपना बैग ज़मीन पर से उठाया और कंधे में लेकर स्टेशन से बाहर की ओर निकल पड़ा। बाहर निकलते हुए मैंने एक नज़र वापस से चारों ओर घुमाई, मगर कोई नहीं, मेरे अलावा वहाँ कोई भी नहीं था। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि भला एक तो इंसान तो होते ही थे पहले, आज तो कोई भी नहीं है। शायद ये ठंड की वजह से है। यही सोचकर मैं स्टेशन से बाहर निकला और चलते हुए वहाँ आया जहाँ पर सारी सवारियाँ खड़ी रहा करती थी। मैंने वहाँ पहुँचकर नज़र दौड़ाई तो मुझे कोई भी सवारी नज़र नहीं आई सिवाय एक टूटी फूटी रिक्शा साइकिल के। मैं उस साइकिल रिक्शा के पास गया तो देखा वो रिक्शा बिल्कुल ही जर्जर हालत में है और किसी भी वक्त टूटकर बिखर सकती थी। वो चलने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं थी, मगर मैं मजबूर था और किसी तरह मुझे अपने घर पहुंचना ही था। पैदल चलकर तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए मैंने उस रिक्शा के सीट पर बैठे उस रिक्शा वाले से, जो कि बैठे बैठे ही बीड़ी सुलगा रहा था, मैंने उससे पूछा, चाचा चलोगे क्या गांव? तो इस पर उस आदमी ने कहा, देखो भाई, इस वक्त बहुत रात का समय है, अगर अभी गया तो मैं 40 रुपये लूँगा, उससे कम में नहीं हो पाएगा। तो इस पर मैंने कहा, पर वैसे तो 20 रुपये में जाता है हर कोई। तो इस पर उस रिक्शे वाले ने कहा, मैंने कहा ना, रात बहुत है, रात के समय ये रास्ता बिल्कुल भी सही नहीं है, तो इसीलिए 40 तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी। मैं जानता था कि वो रिक्शा वाला मानेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर वो अकेला ही था। तो इसलिए मैं राज़ी हो गया और चढ़कर उसकी रिक्शा में बैठ गया। रिक्शा पर बैठते ही मैंने उससे कहा, ये टूटेगी तो नहीं? देखकर तो लग नहीं रहा कि जा पाएगी। तो इस पर उस रिक्शा वाले ने कहा, आप बस कसकर पकड़े रहो, मैं आपको पहुंचा दूंगा सही जगह। जिसके बाद रिक्शा वाले ने बीड़ी को अपने होठों से दबाया और दोनों हाथ से हैंडल पकड़कर साइकिल रिक्शा आगे बढ़ाने लग गया। चलते चलते अब हम लोग स्टेशन से दूर निकल आए थे। तभी उस रिक्शा वाले ने मुझसे पूछा, इस गांव के तो नहीं लगते, कहाँ से आए हो? तो इस पर मैंने कहा, हाँ मैं इस गांव का नहीं हूँ, मैं शहर में रहता हूँ, वहीं जॉब करता हूँ। तो इस पर उस रिक्शा वाले ने कहा, यहाँ किसे पहचानते हो? तो इस पर मैंने एक जवाब दिया, वो मनोहर है ना, मनोहर सिंह, मैं उन्हीं का पोता हूँ। तो इस पर उस रिक्शा वाले ने एकदम से रिक्शा रोकी और पीछे पलट कर देखा, अरे तू मनोहर सिंह का पोता है? तू इतना बड़ा हो गया? तो इस पर मैंने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ मैं मनोहर सिंह का पोता हूँ, आप जानते हैं दादाजी को? तो इस पर उस रिक्शा वाले ने वापस से रिक्शा को आगे बढ़ाते हुए कहा, जानते हैं, अरे हम लोग दोस्त हुआ करते थे, मैं और तेरा दादाजी। वो मुझे कलुआ कहकर बुलाता था। हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। बचपन में हम लोग हमेशा साथ ही रहते थे, फिर बड़े हुए, जिम्मेदारी आ गई और फिर अलग अलग हो गए। यूं ही बातें करते हुए अब हम लोग गांव के काफ़ी करीब पहुंच चुके थे और मेरा घर भी अब वहां से नज़र आने लगा था। तभी उस रिक्शा वाले ने एकदम से घर से थोड़ी ही दूरी पर एक सुनसान जगह देखकर रिक्शा रोक दी और मुझसे कहा, बस बेटा यहीं तक जा सकता था मैं, इसके आगे मैं नहीं जा सकता। तो इस पर मैंने कहा,
क्यों, मेरा घर तो बस थोड़ा ही दूर है। तो इस पर उस रिक्शा वाले ने कहा, नहीं बस मेरा यहीं तक काम था, अब इसके आगे मैं नहीं जा सकता। मैंने भी ज़्यादा बहस नहीं की। उसने 40 कहा था तो मैंने रिक्शे से उतरकर उसे 50 दे दिया और फिर वापस से अपना बैग कंधे पर लटकाकर घर की ओर आगे बढ़ने लगा। चलते चलते मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा खोलने वाले मेरे दादाजी ही थे। मैंने उनके पैर छुए और फिर उन्होंने मुझे गले से लगा लिया, जिसके बाद थोड़ी देर यहाँ वहाँ की बातचीत हुई। फिर दादाजी ने मुझसे पूछा, बेटा तू इतनी रात को स्टेशन से यहाँ आया कैसे? अब तक तो कोई सवारी भी नहीं मिलेगी, सारी सवारियाँ तो 8 बजे के बाद ही बंद हो जाती हैं। तो इस पर मैंने कहा, हाँ एक रिक्शा वाला था, उसका नाम तो उसने कलुआ बताया, कहा कि आप और वो काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे बचपन में। इतना कहते ही दादाजी ने एकदम से चौंक कर मेरी ओर देखा और फिर उन्होंने कहा, क्या कलुआ? उसको मरे तो 1 महीना हो गया। वो कैसे? उसकी रिक्शा का तो रेलवे फाटक पर एक्सीडेंट हो गया था। वो ऐसा नहीं हो सकता। ये सुनकर मेरे तो जैसे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो सब क्या हुआ, वो रिक्शा वाला कौन था, ये आज तक मुझे समझ नहीं आया। खैर, तो दोस्तों ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।